हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमे एक्स थियरी, जहां मिलती हैं अनसुनी कहानियां और चौंका देने वाली व्हाट इफ थियरीज। ये सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि नारुतो है। उसके युग का 7वां हो गए उस लड़ाई में जिसमें उत्सुकी कबीले के देवता से सामना हुआ था। पूरा शिनोबी विश्व पूरी तरह नष्ट हो गया। मरने से पहले सस्के ने बेहोश नारुतो को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जब नारुतो जागा तब तक शिनोबी विश्व पहले ही एक बंजर भूमि बन चुका था। नारुतो केवल घुटनों केबल बैठकर कड़वा रो सकता था। लगभग अपनी सारी आंखों के आंसू बहा चुका था। उसने दुश्मन से बदला लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन समय बीतने के साथ अब अपने बुजुर्ग वर्षों में वह पहले ही असहाय हो चुका था। नारुतो एक बार फिर अपने साथियों की कब्रों के सामने बैठा गहरे दुख में डूब गया। उसने आह भरी, काश वह समय को पीछे मोड़ सकता। उसने कसम खाई कि वह उस कबीले के बराबर ताकत हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। अपने साथियों के प्रति पछतावे और माफी से भरे दिल के साथ वृद्ध नारुतो ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसकी आत्मा गायब नहीं हुई। इसके बजाय वह एक सफेद स्थान पर प्रकट हुआ, जहां उसका रूप फिर से युवा था। उसके सामने एक विशाल सुनहरी चक्र तैर रहा था। नारुतो ने हैरानी और विस्मय से घूरा, सोचते हुए कि क्या यह स्वर्ग है। उसने सुनहरी चक्र की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक चारों ओर तेज रोशनी फूट पड़ी। नारुतो ने पाया कि उसकी चेतना एक सुरंग से गुजर रही है। जब वह फिर जागा, उसने महसूस किया कि वह तेज गति से चल रहा है। पास के पेड़ पर रुककर हैरानी से देखा कि वह सफेद चोगा पहने था और उसके शरीर में फिर से जीवन था। नारुतो उलझन में पड़ गया। ये वह समय रेखा थी जब सस्के और इटाची अपनी अंतिम लड़ाई करने वाले थे। उनका मिशन था सस्के के ठिकाने का पता लगाना। नारुतो का दिल उत्साह से धड़क उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मजबूत विश्वास सचमुच उसकी आत्मा को 16 साल की उम्र में फिर से जन्म लेने देगा। उसी समय काकाशी पास आया, हैरान कि नारुतो अचानक क्यों रुक गया। अन्य कोनोहा निंजा भी उसके चारों ओर रुक गए। भविष्य में जो साथी मर चुके थे उन्हें देखकर नारुतो का दिल दुख से भर गया। उसने आंसुओं को रोककर शांत रहने का नाटक किया और कहा कि वह ठीक है। फिर उसने काकाशी से सवाल किए, ताकि समय रेखा का सही बिंदु पक्का कर सके। दो बड़े घटनाक्रम होने वाले थे, इटाची और सस्के की अंतिम लड़ाई और जिराया का हिडन रेन विलेज में प्रवेश। समय कम था। नारुतो के पास न टीम को समझाने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने अस्थायी रूप से सस्के की खोज करने वाली टीम छोड़ने का निर्णय लिया। उसे पता था कि सस्के और इटाची की लड़ाई घातक नहीं होगी, लेकिन जिराया की स्थिति अलग थी। उसे अपने गुरु को बचाने के लिए रेन विलेज पहुंचना ही था। नारुतो की अचानक की गई कार्यवाही से काकाशी पूरी तरह उलझ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि नारुतो के लिए सस्के को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। काकाशी ने शांतिपूर्वक कहा कि जब तक नारुतो के पास टीम छोड़ने का बहुत अच्छा कारण ना हो, वह इसे अनुमति नहीं देगा। आखिरकार उस समय नाइन टेल्स का जिचुरिकी होने के नाते नारुतो अकात्सुकी का मुख्य लक्ष्य था। उसे अकेले जाने देना बेहद खतरनाक था, लेकिन नारुतो ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि सावधान काकाशी उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। बातचीत के दौरान उसने गुप्त रूप से नेचुरल एनर्जी अवशोषित करना शुरू कर दिया। अब जब वह पुनर्जन्म ले चुका था, कई जुजुत्सु पहले से ही उसकी स्मृति में गहराई से अंकित थे, तो उन्हें फिर से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे ये भी पता था कि यदि वह भविष्य से आने की सच्चाई बताता तो भी कोई उस पर आसानी से विश्वास नहीं करता। इसलिए नारुतो ने जबरदस्ती निकलने का फैसला किया। काकाशी ने नारुतो के अजीब व्यवहार को देखा और तुरंत यामाटो से 4 पिलर प्रजन का उपयोग कर उसे फंसाने को कहा। लेकिन अचानक नारुतो की आंखों के किनारे सेज मोड के नारंगी निशान दिखाई देने लगे। काकाशी तुरंत समझ गया कि यह जिराया का सेज मोड है और हैरानी से पूछा कि नारुतो ने यह कब सीखा। नारुतो ने सिर झुकाकर सबको माफी मांगी, कहा कि उसके पास कुछ जरूरी काम है और उसे पहले जाना होगा, बाकी बाद में सब समझाएगा। इतना कहकर उसने पल भर में 4 पिलर प्रिजन तोड़ दिया और बॉडी फ्लिकर से गायब हो गया। यामाटो उसका पीछा करने ही वाला था कि काकाशी ने उसे रोक दिया। नारुतो को जितना वह जानता था उसके हिसाब से यह मानना मुश्किल नहीं था कि उसके पास कोई ठोस कारण है, और अभी सेज मोड में उसे रोकना किसी के लिए भी असंभव था। काकाशी ने सबको सस्के की खोज जारी रखने का आदेश दिया, जबकि साइको अपनी सुपर बीस्ट इमिटेटिंग ड्राइंग से यह जानकारी सुनाडे तक पहुंचाने को कहा। टीम से निकलने के बाद नारुतो एक ऊंचे स्थान पर रुका और सेज परसेप्शन से चारों ओर सब कुछ महसूस किया। 3 बजे की दिशा में टीम ताका था, जबकि 6 बजे इटाची। हालांकि नारुतो सस्के को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन यह सही समय नहीं था। वह 6 बजे की ओर मुड़ गया। उसे इटाची से उच्चाशिस्वी की आंख लड़ाई से पहले प्राप्त करनी थी। नारुतो को इटाची के प्रति गहरा सम्मान था। पिछली जिंदगी में होकागे बनने के बाद वह और बेहतर समझ गया था कि इटाची ने कोनोहा की शांति के लिए कितनी बलिदान दिए। कुछ ही देर में उसने जंगल में इटाची को ढूंढ लिया। इटाची हैरान हुआ कि नारुतो खुद उससे मिलने आया है।
नारुतो चाहता था कि इटाची सस्के से लड़ाई छोड़ दे। उसे पता था कि इटाची की सेहत का मतलब था कि उसकी जिंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इटाची अड्डा हुआ था, क्योंकि यही लड़ाई सस्के के मंगे और शेरिंगन जगाने का तरीका तथा नारुतो जानता था कि ओत्सुकी से लड़ने के लिए सस्के की शक्ति बेहद जरूरी है। इटाची वह व्यक्ति था जो रहस्य रख सकता था, इसलिए नारुतो ने मुट्ठी भिड़ाकर भविष्य की सच्चाई उसे बता दी। हैरान करने वाली सच्चाई ने इटाची की मान्यताओं को हिला दिया। वह इसे आसानी से स्वीकार या विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन नारुतो के अचानक बदलाव को देखते हुए उसे अंदाजा हुआ कि यह शायद सच है। सब कुछ सुनने के बाद इटाची को सांत्वना और दुख दोनों महसूस हुए। सांत्वना इस बात की कि हालांकि आखिर में सस्के भटक गया, लेकिन उसने कोनोहा और शिनोबी विश्व की रक्षा की उचिहा नाम को पुनः स्थापित किया और यहां तक कि उसकी एक बेटी भी हुई सरादा। ये सोचकर इटाची के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वह दुखी भी था कि आखिरकार सस्के और कोनोहा इतने दुखद अंत से गुजरे। नारुतो ने सोचा कि नियति के मोड़ से उसे इस युग में फिर से जन्म मिला है। इस बार वह उस अंत को कभी दोहराने नहीं देगा। उसने इटाची से माफी मांगी और कहा कि वह भाइयों की अंतिम लड़ाई रोकना नहीं भी चाहता। इटाची ने उसकी मंशा समझ ली। ये लड़ाई सस्के की वृद्धि में सबसे अहम मोड़ थी। भले ही नारुतो कोशिश करता, इटाची फिर भी इस लड़ाई पर अड़ा रहता, जैसा पिछली जिंदगी में हुआ था। उसने शसुई की आंख नारुतो को सौंपी और भविष्य में सस्के को भी उसकी जिम्मेदारी दी। फिर वह अकेला उचिया हाइड आउट लौट गया ताकि लड़ाई का इंतजार कर सके। हालांकि नारुतो अनिच्छुक था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने गुरु जिराया को बचाना थी। उसने शसुई की आंख वाली कौवा एक स्क्रॉल में सील की और हिडन रेन विलेज की ओर दौड़ पड़ा। कुछ घंटों बाद जिराया और पेन की लड़ाई चरम पर पहुंची। पर्याप्त जानकारी न होने के कारण जिराया अचानक जुरानपात से घिर गया और उसका एक हाथ खो बैठा। पेन ने आकाश और पानी दोनों से जिराया पर हमला किया, उसे खत्म करने ही वाला था। निर्णायक क्षण पर नारुतो अचानक आ गया और रासेंगान से उस जुरानपात को नष्ट कर दिया। जिराया और फुकासा को उसकी परछाई देखकर हैरान रह गए, सोचते हुए कि मानो मिनाटो लौट आया हो। टैंडो चकित रह गया कि जिराया को मदद मिल गई है। उसने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन तब तक नारुतो का रस एंड शरीरिकन उसकी ओर उड़ चुका था। घूमते हुए घने चक्र को देखकर टैंडो ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और शिनरा डेंसी से उसे रोकने की कोशिश की। इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो ने जिराया को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जिराया ने हैरानी से नारुतो का नाम पुकारा, पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है और उसे भाग जाने को कहा, क्योंकि पेन ऐसा नहीं था जिससे नारुतो अकेले निपट सके। इस समय नारुतो की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस बार वह आखिरकार सही समय पर पहुंच गया था। उसने मुड़कर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मास्टर, बाकी मुझ पर छोड़। नारुतो ने आखिरकार जिराया को पेन के हाथों से बचा लिया। जिराया नारुतो को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नारुतो वहां आएगा। फुकुसाकू ने नारुतो की आंखों के कोनों पर नारंगी निशान देखे और आश्चर्य से पूछा कि नारुतो माउंट मियोबोकू का सेज जुत्सु कैसे इस्तेमाल कर सकता है। नारुतो सहज रूप से फुकासाकू को नमस्ते करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, उसे याद आया कि इस समय तक उसकी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। जिराया ने भी नारुतो का बदलाव देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि नारुतो सेज मोड में था। उसका सेज ट्रांसफॉर्मेशन उसके गुरु जिराया से भी ज्यादा परफेक्ट था। इसी समय पेन ने अपनी ताकतें जुटाकर युद्ध की मुद्रा बना ली। नारुतो ने जिराया और बाकियों से कहा कि अभी आराम करें, पेन को पहले वह अकेले संभालेगा। नारुतो ने जब अपने गुरु को पेन द्वारा घायल देखा तो भले ही उसने अपनी पिछली जिंदगी में नगाटो को माफ कर दिया था, लेकिन उसके दिल का गुस्सा वह दबा नहीं पाया। लेकिन फुकुसाकू ने नारुतो को समझाया कि लड़ाई में फंसना बुद्धिमानी नहीं होगी। अभी सबसे जरूरी था जिराया को माउंट मायोबो को वापस ले जाकर उपचार करना। अपने गुरु की भारी खांसी सुनकर नारुतो ने अपना गुस्सा दबाया। उसने एक शैडो क्लोन भेजा जिसने जिराया को जमीन से उठाया और उसका असली शरीर एक हाथ से रसेंगन बनाने लगा। 2 जन्मों का अनुभव होने से नारुतो को अब रसेंगन के लिए शैडो क्लोनर्स की जरूरत नहीं थी। उसने पेन की ओर देखते हुए कहा, अपने गुरु को सुरक्षित जगह भेजने के बाद मैं लौटकर तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी तथाकथित शांति कितनी बेतुकी है। इतना कहकर नूटो ने रसे शuriken पेन पर फेंक दिया। जैसे ही सफेद तूफान फटा, फुकुसाकू ने मौका पाकर रिवर्स समनिंग से सबको माउंट मायोगो को पहुंचा दिया। पेन ने रसेन शuriken से बने गहरे गड्ढे को देखा और सोच में पड़ गया। सेज मोड ठीक जिराया जैसा, इसलिए वह जिराया को मेरे हाथों से बचा पाया। तभी पेंट के बगल में कागज के टुकड़े इकट्ठे होकर कोनन बनी। उसने पेन से कहा कि यह लड़का नाइन टेल्स जिचुरी की है, क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए? एनिमल पाथ और असुरा पाथ खोने के बाद नगाटो, जिसकी चाल ढाल कमजोर थी, पीछा करने की जल्दी में नहीं था। उन्होंने ने तय किया कि सीधे कोनोहा जाकर नाइन टेल्स का शिकार करेंगे। चाहे कोई भी हो, भगवान के सामने हर प्रतिरोध व्यर्थ है।
उधर माउंट मियोबोकू पर शीमा ने तुरंत जिराया के घावों पर पट्टियां बांध दी। हालांकि जिराया बुरी तरह घायल था लेकिन उसकी चोटें घातक नहीं थी। सिर्फ उसका कटा हुआ हाथ वापस नहीं आ सकता था, बाकी घाव समय के साथ भर सकते थे। फुकुसाकू ने चैन की सांस ली। अगर इस सुनहरे बालों वाले लड़के का समय पर आना ना होता तो वह और जिराया दोनों मर जाते। जिराया को अपनी चोटों से ज्यादा ये चिंता थी कि नारुतो अचानक ओमेगा लकुरे में कैसे आ गया और वह सेज मोड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। उसने नारुतो से पूछा कि मामला क्या है। नारुतो की पीठ में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में सिस्के ने उसे बताया था कि जब वह और बोरुतो अतीत में गए थे तो जिराया ने आसानी से उनकी भविष्य की पहचान पकड़ ली थी। नारुतो जानता था कि वह जिराया से ज्यादा देर तक सच्चाई नहीं छिपा पाएगा लेकिन अभी सही समय नहीं था। उसके सामने ऐसे कई काम थे जो शायद कोनोहा के विल ऑफ फायर से मेल नहीं खाते। नारुतो ने जिराया से माफी मांगी और वादा किया कि सही समय आने पर वह सब कुछ विस्तार से बताएगा। जिराया ने कुछ पल नारुतो को देखा, फिर जोर से हंस पड़ा जिससे माहौल की असहजता कम हो गई। उसे पता था कि नारुतो के पास कोई ठोस वजह होगी और वह उस दिन का इंतजार करेगा जब नारुतो उससे सब साझा करेगा। कारण चाहे जो हो, वह आभारी था कि नारुतो ने उसे सुरक्षित वापस लाया। इमेगाकुरे जाने से पहले सुनाडेसे के वादे को याद करके जिराया और जोर से हंस पड़ा। कुछ दिनों के आराम के बाद नारुतो ने शिवा और फुकुसाकू को धन्यवाद दिया और जिराया को वापस कोनोहा आया। गांव पहुंचकर सुनाडे ने जिराया की जांच की और पाया कि उसके हाथ को छोड़कर बाकी सब ठीक हो जाएगा। सुनाडे की आंखों से आंसू बह निकले। अगर नारुतो ना होता तो इस बार तुम बचकर नहीं आते। तुम इन वाकई लापरवाह हो। जिराया जोर से हंस पड़ा और सुनाडे को उनकी पुरानी शर्त याद दिलाई क्योंकि नारुतो ने जिराया को बचा लिया। सुनाडे ने उसके पहले टीम छोड़कर जाने वाले अपराध को माफ कर दिया। जब नारुतो ने देखा कि जिराया और सुनाडे को अकेले में बातें करनी है तो वह समझदारी से वहां से निकल गया। वह सीधे इचिराकु रामेन पहुंचा। कई बड़े कटोरे खाए और असंतोष की सांस ली। सिर्फ इचिराकु रामेन ही था जो अस्थायी रूप से ओत्सुत्सुकी द्वारा लाए दर्द को भुला सकता था। उस रात नारुतो बिस्तर पर लेटा और छत को घूरते हुए सोच में डूबा रहा। मृत्यु के करीब जाकर युवा बनने का अनुभव उसे अब भी अवास्तविक लगता था। हालांकि यह सच एन था। अब भी ओत्सुत्सुकी गॉड के निंजा दुनिया पर आक्रमण करने में 20 साल बाकी थे। नारुतो को तब तक अपने दुश्मनों से भी अधिक शक्तिशाली बनना था और पूरी तरह निंजा दुनिया के नियम बदलने थे। अब प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया था। अपनी पिछली जिंदगी में कुरामा को खोने के बाद नारुतो खाली समय में सीलिंग जुत्सु स्क्रोल पढ़ा करता था ताकि अपनी कमजोरियों को पूरा कर सके। अब उसके पास कई जुत्सु थे लेकिन स्क्रोल में अभी भी कई जुत्सु थे जो उसने पहले नहीं सीखे थे। खासकर मिनाटो का फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु निंजा दुनिया बदलने के लिए फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक आवश्यक थी। नारुतो ने तय किया कि वह एक बार फिर बचपन जैसा एन करेगा। 3 साल पहले की घटना के बाद सीलिंग जुत्सु स्क्रोल एक गुप्त जगह छुपा दी गई थी। लेकिन एक पूर्व 7वें होकागे के रूप में नारुतो को कोनोहा का हर रहस्य पता था। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ उसने जल्दी ही छिपा हुआ स्क्रोल ढूंढ निकाला। ये स्क्रोल टोबिरामा की विरासत एन था। अंदर के अधिकांश फॉरबिडन जुत्सु उसकी ही खोज थे। अपने पिछले जीवन में नारुतो ने कुरामा की शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। सिर्फ जब वह अजय दुश्मनों से भिड़ा तब उसे अनेक तकनीकों के महत्व का एहसास हुआ। कुछ अनोखे जुत्सु अचानक युद्ध का रुख बदल सकते थे। इसलिए इस बार नारुतो ने तय किया कि वह सब सीखेगा। उसने स्क्रोल की नकल की और तुरंत कोनोहा के बाहर जाकर दिन रात अभ्यास करने लगा। अपने विशाल युद्ध अनुभव और सैकड़ों शैडो क्लोनर्स की मदद से नारुतो ने जल्दी ही फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु सीख लिया और अन्य फॉरबिडन जुत्सु जैसे एडोटेंसी भी। कुछ दिनों बाद नारुतो ने जिराया को बुलाया। वह कुरामा की 8 ट्रीग्राम सील की चाबी चाहता था। हालांकि जिराया अपने शिष्य नारुतो पर भरोसा करता था, लेकिन अचानक आए बदलाव से असहज था। नारुतो ने गंभीरता से कहा कि कुरामा के हमले के दौरान उसने मिनाटो से मुलाकात की थी और उनसे अपनी पहचान व मिशन जाना था। वह सब कुछ अभी नहीं बता सकता लेकिन अपने पिता के भरोसे को कभी तोड़ेगा नहीं ही। नारुतो ने होकागे के नाम की कसम खाई कि वह जो भी कर रहा है निंजा दुनिया के भविष्य के लिए है। जिराया नारुतो की बात सुनकर चुप हो गया। शायद मिनाटो की दूरदृष्टि ने इस दिन की भी भविष्यवाणी की थी। उसने और कुछ नहीं पूछा। उसने स्क्रोल को बुलाया और टोड ने 8 ट्राईग्राम सील की चाबी नारुतो को सौंप दी। उसे यकीन था कि नारुतो अब कुरामा की शक्ति नियंत्रित कर सकता है। नारुतो गहराई से प्रभावित हुआ। जिराया से विदा लेने के बाद वह घर लौटा। कुछ पल झिझकने के बाद उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। कई सालों बाद 8 ट्रीग्राम सील प्रकट हुआ। नारुतो आखिरकार कुरामा से फिर मिला। बैरियन मोड में प्रवेश करने के बाद नारुतो आखिरकार फिर से कुरामा से मिला। जैसे ही नारुतो ने कुरामा को देखा उसने उसे बड़े प्यार से नाम लेकर पुकारा। लेकिन कुरामा जो गुस्से में दिख रहा था उसने कहा कि इतना अपनापन दिखाना बंद करो।
इस समय तक कुरामा और नारुतो के बीच कोई समझदारी नहीं बनी थी। इसलिए भले ही कुरामा ने नारुतो के बदलाव को महसूस किया, उसे तुरंत स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। नारुतो ने कुरामा को मनाने की कोशिश की कि वे दोनों पिछले जन्म की तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। लेकिन घमंडी कुरामा ने माना कि वह कभी भी भविष्य में नारुतो के साथ कोई बंधन स्वीकार नहीं करेगा। आखिरकार वह बुराई का प्रतीक था। वह कैसे किसी बच्चे के आगे झुक सकता था और कुत्ते जैसा जीवन जी सकता था? नारुतो ने लाचार होकर कहा, मुझे पता है तुम सख्त बनने का नाटक करते हो, लेकिन असल में तुम ऐसे ही हो। ये सुनकर कुरामा तुरंत गुस्से में आ गया और उसने चक्रा लिंक काट दिया। अंधेरे स्थान में खड़ा नारुतो सिर हिलाता रहा। वह कुरामा का रवैया समझ सकता था। टेल्ड बीस्ट को भी बढ़ने के लिए समय चाहिए। पिछले जीवन में कुरामा ने धीरे धीरे नारुतो पर भरोसा करना शुरू किया था। लेकिन मौजूदा कुरामा उस विकास से अभी नहीं गुजरा था। भले ही उसने नारुतो की यादें देखी थी और उसका गहरा दर्द महसूस किया था, वह आसानी से समझौते पर नहीं पहुंच सकता था। लेकिन नारुतो को पूरा यकीन था कि वह दिन फिर आएगा जब वह और कुरामा साथ साथ लड़ेंगे। इसी समय नारुतो ने अचानक महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है। जब उसने आंखें खोली, उसने जिराया सेज को देखा। असल में हुआ यह था कि जैसे ही नारुतो कुरामा से मिला, कुरामा के गुस्से ने चक्रा को बाहर लीक कर दिया, जिससे जिराया सतर्क हो गया। नारुतो को जागते देख जिराया ने राहत की सांस ली। अगर नारुतो गांव में बेकाबू हो जाता तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। जिराया को धन्यवाद देने के बाद नारुतो ने सेज मोड का इस्तेमाल कर अपने आसपास का आभास लिया। इस समय उसका घर पहले ही कई इलिट निंजा से घिर चुका था, क्योंकि कुरामा का चक्रा लीक हुआ था। उनमें सिर्फ इलिट ही नहीं बल्कि डेंजो के रूट सदस्य भी शामिल थे। नारुतो जानता था कि डेंजो हमेशा खतरा है, क्योंकि जिराया का हाथ जा चुका था और उसकी ताकत घट गई थी। डेंजो और सक्रिय हो गया था। उसने जिराया से कहा कि डेंजो से बेहद सावधान रहे और उसे कोई भी मौका ना दें। अब नारुतो का चेहरा उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किशोर नारुतो और सातवें होकागे की छवि एक हो गई हो। जिराया ने राहत से मुस्कुराया, लेकिन नारुतो अब भी डेंजो को लेकर चिंतित था। उसने तय किया कि वह सुनादे और अपने शिक्षक के लिए इस बाधा को हटा देगा गांव छोड़ने से पहले। काकाशी से यह जानने के बाद कि सस्के ने अपना बदला पूरा कर लिया है, नारुतो गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। हालांकि वह अपने शिक्षक से बिछड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि जो वह करने जा रहा है वह अगर कोनोहा निंजा की तरह करता तो गांव पर गंभीर असर पड़ सकता था। अगले दिन नारुतो होकागे के दफ्तर पहुंचा और सुनाडे से मिला। उसने कुरामा का राज बहाना बनाकर सुनाडे से कहा कि वे दोनों सलाहकारों और डोंजो को भी बुलाएं। जजू, जो हमेशा अपने शेरिंगन से कुरामा को नियंत्रित करना चाहता था, तुरंत रुचि दिखाते हुए दफ्तर पहुंचा, क्योंकि यह उसका अपना गांव था। वह सिर्फ 2 गार्ड लेकर आया। जैसे ही डेंजो पास आया, नटो हल्के से मुस्कुराया। अब समय था उस शैडो क्लोन को छोड़ने का जो घर पर नेचुरल एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। तुरंत चाक्रा फीडबैक से सेज मोड में प्रवेश कर जिराया ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। एक सेज होने के नाते उसने तुरंत समझ लिया कि नारुतो कुछ करने वाला है। अगले ही क्षण बिजली जैसी तेजी से नारुतो ने पलटकर डांजो की दाहिनी आंख छीन ली। वह आंख शिजुई की दूसरी आंख थी। सभी लोग चौंक गए। डांजो अपनी आंख पकड़कर दर्द से घुटनों के बल गिर गया। उसके गार्ड नारुतो पर टूट पड़े, लेकिन नारुतो फ्लाइंग थंडर गॉड से सामने की छत पर पहुंच गया। डेंजो और दोनों सलाहकारों ने सुनाडे से चिल्लाकर पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। सुनाडे भी उतनी ही हैरान थी। किसी ने नहीं सोचा था कि नारुतो, जो हमेशा होकागे बनने का सपना देखता था, सभी कोनोहा नेताओं के सामने डेंसो पर हमला करेगा। ये गांव छोड़ने जैसा ही था, लेकिन यही तो नारुतो चाहता था, क्योंकि डेंसो बहुत सख्त था। शिजुई की आंख लेने का एकमात्र मौका यही था जब वह गांव में ही बेपरवाह हो। नारुतो ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यह आंख लूंगा और एक दिन इसे उसके असली मालिक को लौटा दूंगा। जब सुनाडी को पता चला कि यह वही आंख है जो डेंजो ने शिजुई से चुराई थी, उसने डेंजो से पूछताछ की। लेकिन जैसे ही डेंजो कुछ कहने ही वाला था, नूत अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और उसका दाया हाथ काट लिया, जो शेरिंगन से भरा हुआ था। असल में आंख छीनते समय उसने फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क डेंजो पर लगा दिया था। जिराया स्तब्ध रह गया। उसने साफ देख लिया था कि नारुतो मिनाटो की फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु का उपयोग कर रहा था। घटनाएं बहुत तेजी से हो रही थी। इस समय सबसे ज्यादा दर्द में कोई और नहीं बल्कि जिराया था। पहले नगाटो अकात्सुकी का नेता निकला और अब क्या उसका पसंदीदा शिष्य गांव छोड़ देगा? उसने आगे बढ़कर नारुतो से पूछा कि वह क्या करना चाहता है। थोड़ी चुप्पी के बाद नारुतो ने कहा कि वह गांव छोड़ रहा है। कोई खास वजह नहीं थी। अगर माननी ही पड़े तो वजह यह थी, एक रोग निंजा होना कुछ कामों को आसान बना देता है। जिराया ये सुनकर हैरान रह गया। जब से नारुतो ओमिगाकुरे में आया था उसमें कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि नारुतो ने यह बात हल्के अंदाज में कही, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। विल ऑफ फायर का सबसे
वफादार उत्तराधिकारी होने के नाते उसने कितना दर्द सहा होगा ये शब्द कहने में, लेकिन वह अपने शिक्षक के सामने ज्यादा भावनाएं नहीं दिखा सकता था, वरना डांजो इसका फायदा उठा लेता। जिराया ने शांति से नारुतो को देखा। उसे समझ आ गया कि नारुतो अलग अलग शक्तियां इकट्ठा कर रहा है। पहले उससे कुरामा की सील की चाबी मांगी, अब डांजो की आंख और हाथ छीन लिया। उसने नारुतो से पूछा कि आखिर कौन सा दुश्मन है जिसके लिए उसे इतनी शक्ति इकट्ठा करनी पड़ रही है। नारुतो अंदर से गहराई तक पिघल गया। जैसा उसने सोचा था उसे कोई और नहीं बल्कि उसका शिक्षक ही समझ सकता था। उसने वादा किया कि वह अब भी उज़ुमाकी नारुतो है, एक ऐसा इंसान जो अपने वादे पर कायम रहता है और यह कभी नहीं बदलेगा। जब समय सही होगा वह वापस आकर अपने शिक्षक से माफी मांगेगा। ये सुनकर जिराया को समझ आ गया कि अब कुछ और कहने का वक्त नहीं है। नारुतो ने डेंजो की ओर देखा जो अब अपनी शक्ति से वंचित हो चुका था और फिर गायब हो गया। डेंजो दहाड़ा कि चाहे नारुतो कहीं भी जाए रूट उसे कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार डेंजो अब भी कोनोहा का नेता था। सुनाडे ने तुरंत आदेश दिया कि कोनोहा 12 और काकाशी उस रोग निंजा नारुतो का पीछा करें। काकाशी ने अपनी निंकन बुलाई और तुरंत गन से नारुतो का पीछा करना शुरू किया। नारुतो अतीत में लौट आया और अंततः द हिडन लीफ से विद्रोही हो गया। इस समय डेंजो पर नारुतो के हमले की खबर सुनकर काकाशी और बाकी लोग हैरान रह गए, क्योंकि डेंजो भी एक उच्च पदस्थ लीफ अधिकारी था। सुनाडे के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह काकाशी और अन्य लोगों को द्रोही निंजा नारुतो का पीछा करने के लिए भेजे। इस समय नारुतो लैंड ऑफ फायर के जंगलों से तेजी से गुजर रहा था, क्योंकि वह लगातार सेज मोड बनाए हुए था और साफ साफ एक दर्जन से अधिक परिचित चक्र पीछे से तेजी से आते हुए महसूस कर सकता था। नारुतो ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी क्योंकि उसे अभी भी अपने पुराने साथियों से कुछ बातें करनी थी। काकाशी के नेतृत्व में सभी लोग भारी मन से नारुतो का पीछा कर रहे थे। सस्के ने नफरत के कारण लीफ से द्रोह किया था, वह तो एक बात थी, लेकिन ये सोचना कि अब सबसे ईमानदार नारुतो ने भी अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। दो द्रोही निंजा का प्रकट होना उनके शिक्षकों और एक ही पीढ़ी के साथियों के लिए एक बड़ा झटका था। हिनाता जो हमेशा कोमल और संकोची रही, इस बार सबसे पहले आगे भागी क्योंकि वह मानने को तैयार नहीं थी कि नारुतो लीफ से द्रोह करेगा। चाहे कुछ भी हो, वह जानना चाहती थी कि नारुतो बिना अलविदा कहे क्यों चला गया। इसी समय निंजा डॉग पकून ने सबको याद दिलाया कि नारुतो ने जैसे जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी हो। उसने सभी को सतर्क रहने को कहा क्योंकि उनका लक्ष्य ठीक आगे था। कुछ ही पलों बाद काकाशी और अन्य लोगों ने नारुतो को एक पेड़ पर खड़े देखा। नारुतो ने सबसे आगे पसीने से लथपथ हिनाता को देखा और उसके दिल में गहरा दर्द हुआ। उसे नहीं पता था कि हिनाता वहां तक पहुंचने के लिए कितनी दूर दौड़ी थी। कई वर्षों बाद दोबारा मिलना एक महान पुनर्मिलन होना चाहिए था, लेकिन अपने पिछले जीवन की त्रासदी के कारण उन्हें फिर से अलग होना पड़ा। हिनाता अपनी बेचैनी को रोक ना सकी और आगे बढ़ना चाहा, लेकिन समझदार काकाशी ने उसे रोक दिया। विचार एकत्र करने के बाद उसने नारुतो से पूछा, चाहे कुछ भी हो, डेंजो एक उच्च पदस्थ लीफ अधिकारी है। डेंजो पर हमला करने का मतलब है कि तुम पूरी तरह लीफ के खिलाफ हो गए हो। नारुतो की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा कि वास्तव में ऐसा ही है। जैसे ही उसने ये कहा, सकुरा अब और गुस्सा नहीं रोक सकी और नारुतो पर एक जोरदार मुक्का मारा। नारुतो आसानी से बच सकता था, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा और उस वार से उड़ गया। सकुरा दौड़कर आगे नारुतो की कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाई, तुम झूठे हो। वह नारुतो कहाँ है जो हमेशा आगे बढ़ता था और अपने वादों को निभाता था, वह जो होकागे बनना चाहता था। अपने पुराने साथियों का सामना करते हुए नारुतो ने अपने भीतर का कड़वापन निगल लिया। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, चीजें बदल जाती हैं। सकुरा ने अपने तरीके से नारुतो को रोकने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने उसे साफ इनकार कर दिया। उसने सकुरा से कहा, इस दुनिया इनमें बहुत सी चीजें हैं जिन्हें ना तुम नियंत्रित कर सकती हो और ना मैं। मत भूलो हम निंजा हैं, वे जो सहते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे करनी ही होंगी। सकुरा स्तब्ध रह गई। नारुतो की अचानक ठंडक और दूरी ने उसे असमंजस में डाल दिया। नारुतो ने गहरी सांस ली और हिनाता की ओर बढ़ा। वह भी अपनी भावनाएं ठंडक में छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब हिनाटा के सामने आया तो उसने उस ठंडक को कोमलता और माफी में बदल दिया। सबको लगा कि नारुतो हिनाटा से पेन की लड़ाई के दौरान उसके खड़े होने के लिए माफी मांग रहा है, यहां तक कि हिनाटा को भी। लेकिन नारुतो की आंखों में हिनाता वह पत्नी थी जिसने उसके पिछले जीवन में उसका साथ दिया था। बोरुतो और हिमावारी की मां। उस माफी और नजर में गहरा अर्थ था। हालांकि हिनाटा उस समय नारुतो का पूरा मतलब नहीं समझ सकी, लेकिन वह उसके शब्दों में गहरी बेबसी महसूस कर सकती थी। नारुतो को देखकर उसने कुछ बातें समझ ली। नारुतो जरूर कुछ ऐसा अकेले झेल रहा था, इसीलिए वह उनसे दूरी बना रहा था। ये सब हिनाटा की नजरों से बच नहीं सका, क्योंकि जब से वह 4 साल की थी उसने नारुतो की हर अभिव्यक्ति और हरकत लगभग हर दिन
देखी थी। नारुतो को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। वह मानती थी कि आज का नारुतो अब भी वही है जो हमेशा अपने निंजावे का पालन करता है। नारुतो का दिल कांप उठा। उसने हिनाटा से कहा कि लीफ में रहना और उस दिन का इंतजार करना जब वह घर लौटेगा। फिर उसने हिनाटा की ओर पीठ कर ली। ये वह क्षण था जब से वह अतीत में लौटा था। उसकी भावनाएं सबसे ज्यादा हिल गई। नारुतो ने अपनी आंखें कसकर बंद की, खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी आंखें खोली और नेजी की ओर देखा, चुपचाप कसम खाते हुए कि वह उस त्रासदी को फिर कभी नहीं होने देगा। उसने नेजी से कहा कि भविष्य में हिनाटा का ख्याल रखें। नेजी ने तुरंत नारुतो के अनुरोध को मान लिया, क्योंकि जो उत्तर वह चाहता था वह पहले ही नाटा की चमकती आंखों में लिखा हुआ था। फिर नारुतो ने काकाशी को चेतावनी दी कि डेंजो से सावधान रहे। भारी हार झेलने के बाद डेंजो कुछ चरम कर सकता है। काकाशी एक पल के लिए चुप रहा, फिर गंभीरता से पूछा, क्या तुम अब हमारे सहयोगी हो या हमारे दुश्मन? ये सुनकर नारुतो ने अपना लीफ फॉर हेड प्रोटेक्टर ठीक किया। भविष्य में अगर तुम हिडन लीफ निंजा मुझसे युद्ध क्षेत्र पर मिलो तो कोई रहम मत करना। ये कहकर नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग करके गायब हो गया, सिर्फ दूसरों को हवा में झूझूलता छोड़कर। शिकामारू ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हिडन लीफ निंजा? हाँ, ये सचमुच झंझट वाला है। अपने मन को शांत करने के बाद नारुतो ने अपने पुनर्जन्म के बाद की योजनाएं शुरू की। वह साफ जानता था कि इस समय उसका चक्रा पर्याप्त मजबूत नहीं था। पिछले जीवन में उसने कुरामा की शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, जिसमें सेज मोड की तेज सहन शक्ति पुनर्प्राप्ति भी शामिल थी, जो सिर्फ कुरामा की मदद से संभव थी। इसलिए इस बार नूटो ने एक और तरीके से सचमुच मजबूत बनने का फैसला किया। सबसे पहले उसे एनकोमत राशि को ढूंढना था, क्योंकि वह उस आदमी को पुनर्जीवित करना चाहता था जो हवा की तरह था। इस समय लैंड ऑफ फायर में एनको की टीम जंगल में कबूतोयाकुशी की तलाश कर रही थी। अचानक आसमान में एक बड़ा पक्षी एक तत्काल आदेश लेकर आया। आदेश था कि फिलहाल कबूतोयाकुशी की तलाश बंद करें और द्रोही निंजा नारुतो की तलाश को प्राथमिकता दें। अनको ये खबर सुनकर चौंका गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उत्साही नूटो लीफ से द्रोह कर सकता है। सच जानने का एक ही तरीका था, नूटो को ढूंढना। अको ने सभी को नूटो की खोज शुरू करने का आदेश दिया। इसी समय एक ऊंचे पेड़ की छोटी से नूटो की चिढ़ाने वाली आवाज गूंजी। अको ससे, क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं? नारुतो ने लीफ से विद्रोह करने के बाद ओरोचिमारू को पुनर्जीवित करने के लिए एनकोमेदा राशि को पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि उसके शरीर पर ओरोचिमारू का कर्सड सील था। एनको की टीम ने सावधानी से नारुतो का निरीक्षण किया। उसी समय नारुतो के फोरहेड प्रोटेक्टर पर एक खरोच दिखाई दी, जो एक रोग निंजा का प्रतीक थी। एनको ने हैरानी से नारुतो से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। अपने साथियों के सामने नारुतो अंदर से असहज था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। सिर्फ शांत स्वर में कहा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है। ये सुनकर आनको का दिल भारी हो गया। उसे चुनन एग्जाम्स के दौरान नारुतो का निडर और सीधा साधा स्वभाव याद आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना बदल जाएगा। अब नारुतो जो कि पकड़ने का लक्ष्य था खुद सामने आ गया था। आनको ने उसके असली उद्देश्य के बारे में पूछा। नारुतो ने गंभीरता से उत्तर दिया, शिनोबी वर्ल्ड के भविष्य के लिए मुझे ओरोचिमारू की मदद चाहिए और उसे पुनर्जीवित करने के लिए तुम एक अनिवार्य शर्त हो। ओरोचिमारू का नाम सुनते ही अनको का चेहरा डर से बदल गया। उसने नारुतो पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया और हैंड साइंस बनाकर फायर स्टाइल ड्रैगन फायर jutsu छोड़ा। अग्नि का एक भयंकर ड्रैगन आकार का प्रवाह नारुतो की ओर बढ़ा। ये देखकर नारुतो ने भी तुरंत हैंड साइंस बनाए और वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन बुलेट jutsu इस्तेमाल किया। पानी और आग की भीषण टक्कर तुरंत वातावरण को भाप से भर देती है। सफेद धुंध के भीतर से दर्जनों मीटर लंबा एक विशाल सरपेंट उठ खड़ा हुआ। ह्यूगा टोकुमा ने ब्याकुगान से नारुतो की स्थिति को पहचाना और अनको ने सरपेंट को नियंत्रित करके उस पर हमला करवाया। नारुतो साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन सेज मोड की मदद से वह अनको और दूसरों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था। उसने पीछे हटकर बचाव किया और हैंड साइंस बनाकर अर्थ स्टाइल स्वम ऑफ द अंडरवर्ल्ड का प्रयोग किया। अचानक बने दलदल ने तुरंत उस विशाल सरपेंट को निगल लिया। ये देखकर एनको हैरान रह गई। क्या नारुतो की चाक्रा नेचर तो विंड नहीं थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि विंड रिलीज को छोड़कर नारुतो सभी अन्य चक्रा नेचर्स का प्रयोग कर सकता था। वह अपने पिछले जीवन में सिर्फ विंड रिलीज में सबसे निपुण था। होका के बनने के बाद उसने अन्य चक्रा नेचर्स भी विकसित कर लिए थे। अब वह वही नारुतो नहीं था जो केवल शैडो क्लोन और रसेंगन जानता था। अचानक अबुरामेमुटा ने अपनी पीठ का बगजार खोला और हजारों कीट नारुतो की ओर लपके। अबुरामेक्लेन की तकनीकों के परिणाम अप्रत्याशित होते थे, इसलिए नारुतो ने उन्हें हल्के में नहीं लिया। उसने हैंड साइन बनाए और फायर स्टाइल ग्रेट फ्लेम बुलेट का प्रयोग किया, जिससे एक विशाल अग्नि गोला निकलकर सभी कीटों को भस्म कर गया। ये देखकर एनको ने हिडन शैडो स्नैक हैंड से नारुतो पर हमला किया, लेकिन नारुतो की आकृति अचानक गायब हो गई। जब वह फिर प्रकट हुआ,
वह एनको के पीछे था और उसके गले पर हाथ मारकर उसे बेहोश कर दिया। एनको तुरंत जमीन पर गिर गई। उसने देखा कि जमीन पर पड़ा कुनाई एक अजीब फॉर्मूला से अंकित था। उसे ठंडा पसीना छूट गया। वह समझ गई कि यह फोर्थ होकागे की फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक थी। वह नारुतो से सवाल करना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला और वह होश खो बैठी। गंभीर भाव से नारुतो ने फुसफुसाया, मुझे माफ करना। फिर उसने बेहोश एनको को उठाया और वहां से गायब हो गया। ह्यूगा टोकुमा ने तुरंत ब्याकुगान से क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन कई किलोमीटर तक नारुतो का कोई निशान नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था कि नूटो सचमुच लीफ से द्रोह करेगा। स्थिति को संभालने में असमर्थ मूटा और तोमा ने गांव में लौटकर सारी बात बताने का निश्चय किया। इसी समय नारुतो बेहोश एनको को लेकर एक सुनसान गुफा में पहुंचा। उसने एवल सीलिंग मेथड के हैंड साइंस बनाए तकनीक को उल्टा किया और एनको के कट सील को खोल दिया। जैसे ही सेज एनर्जी उसमें प्रवाहित हुई, एनको के कज मार्ग से धीरे धीरे एक सफेद सरपेंट बाहर निकला। जब सरपेंट का मुंह खुला तो ओरोचिमारू का फिसलता हुआ शरीर बाहर आ गया। ओरोचिमारू ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पुनर्जीवित करने वाला तुम होगे। नारुतो ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं अपार शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं और एक अभूतपूर्व शक्तिशाली और एकजुट शिनोबी वर्ल्ड बनाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे तुम्हारे निंजुत्सु ज्ञान की आवश्यकता है। नारुतो की बातें सुनकर ओरोचिमारू ने उसे ध्यान से देखा। अब उसकी आंखों में कोई तिरस्कार नहीं था, क्योंकि उसने अंकों के भीतर से नारुतो की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा था। फिर भी नारुतो की अपील अब भी उचहा की शक्ति जितनी नहीं थी। कभी इटाची की एक नज़र ने ओरोचिमारू को अपमानित किया था और वह घाव अब तक ताज़ा था। अभी कबूटो का भाग्य सामने नहीं आया था और ओरोचिमारू अभी अभी पुनर्जीवित होकर अब भी सिस्के के शरीर को पाने की योजना बना रहा था। वह मुस्कुरा कर बोला, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी होंगी। अगर केवल कुछ लोगों को पुनर्जीवित करने की बात है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन नारुतो अब वह भोला लड़का नहीं था। होकागे बनने के वर्षों बाद उसकी लोगों से निपटने की क्षमता शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह जानता था कि ओरोचिमारू ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल शक्ति से डर जाए। उसे बल प्रयोग से वश में करना संभव नहीं था। ओरोचिमारू का असली लक्ष्य था दुनिया के सभी सत्य जानना। इसलिए नारुतो ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने ओसुसुकी के बारे में सुना है? क्या तुम जानते हो रिनेगन जागृत करने का रहस्य? ये सुनकर ओरोचिमारू की आंखों में उत्सुकता की चमक आई। फिर उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कागुयासुत्सुकी, ये तो बस बच्चों को डराने के लिए माता पिता की घड़ी हुई कहानियां हैं। हालांकि उसने नारुतो का धन्यवाद किया कि उसने उसे जीवित किया, लेकिन इस समय उसकी सबसे बड़ी रुचि सिस्के के शरीर में ही थी। अचानक उसके पैर एक सांप की पूंछ में बदल गए और वह तेजी से गुफा के निकास की ओर भागा। लेकिन सुनहरी रोशनी की चमक के साथ नारुतो तुरंत प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ और ओरोचिमारू का रास्ता रोक दिया। इस समय ओरोचिमारू अभी भी सिस्के के शरीर को पाने की योजना बना रहा था, इसलिए कोई भी तरीका अपनाए बिना नारुतो उसे जाने नहीं दे सकता था। जब उसने देखा कि कोई भागने का रास्ता नहीं है, ओरोचिमारू की गर्दन अचानक लंबी हो गई और उसके दो तेज दांत सटीक रूप से नारुतो की गर्दन में टिक गए। काले कज़मार्क का पैटर्न नारुतो के शरीर में फैल गया। ओरोचिमारू ने कज़मार्क की शक्ति का उपयोग नारुतो को अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त करने के लिए करना चाहा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह काला कज़मार्क वास्तव में प्राकृतिक ऊर्जा के अवशोषण को तेज कर सकता है। जो सेजुत्सु का उपयोग नहीं कर सकता उसके लिए इसका बाधक प्रभाव जरूर होता, लेकिन नारुतो के लिए यह बेकार था। नारुतो ने अपने कोहनी से ओरोचिमारू का सिर स्थिर किया और अपनी आंखें बंद कर ली। स्थिर रहते हुए उसने प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा की। जैसे ही बड़ी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा जमा हुई, नारुतो ने सेज चक्रा को प्रवाहित किया अपने और ओरोचिमारू के बीच के लिंक के माध्यम से और इसे ओरोचिमारू के शरीर में वापस धकेल दिया। ओरोचिमारू जो सेज जुत्सु का उपयोग नहीं कर सकता था तुरंत पीड़ा में आ गया और उसके पैर तुरंत मेंढक के पैरों में बदलने लगे। निराश ओरोचिमारू को अपना वर्तमान शरीर छोड़ना पड़ा। उसकी पीठ से एक नया शरीर फूटकर बाहर आया। उसने तुरंत मल्टी स्नैक अथॉरिटी फॉर्मेशन का उपयोग किया। हजारों सांपों को भेजा जो कुसुनागी स्वर्ड्स लिए हुए थे, नारुतो की ओर भागे। सांपों की संख्या देखकर नारुतो ने शांत मुस्कान दी। यह एक जुत्सु था जिसे वह हमेशा से आजमाना चाहता था। नारुतो ने एक शैडो क्लोन बनाया जो जमीन पर बेहोश पड़े अंकों को ले गया। फिर हैंड साइन बनाए और सेज आर्ट का प्रयोग किया। फायर स्टाइल मेंजिस्टिक डिस्ट्रे ऑफ फ्लेम, तुरंत एक आग का समुद्र फटा और आने वाले सांपों को निगल गया। ओरोचिमारू अविश्वास में था। नारुतो जो उचहा क्लैन का नहीं था, वास्तव में इतनी बड़ी फायर स्टाइल का उपयोग कर सकता था। धुएं में से एक कठोर ध्वनि आई। नारुतो का रेटन शरिकन धुएं से बाहर निकला, ओरोचिमारू की ओर उड़ता हुआ। ओरोचिमारू का दिल कांप उठा। उसका सांप इंस्टिंक्ट बता रहा था कि यह चाल अत्यंत खतरनाक है। उसने तुरंत अपनी उंगली को काटा और हाथ जमीन पर पटक दिया। ट्रिपल रासिंगान सक्रिय किया, लेकिन रासिंगान नारुतो के रासिंगन को बिल्कुल भी रोक नहीं सका।
ओरोचिमारू का शरीर अनिवार्य रूप से उसमें फंस गया। जब सफेद तूफान शांत हुआ वह दर्दनाक स्थिति में जमीन पर पड़ा था। नारुतो तुरंत उसके पास प्रकट हुआ और मुस्कुराया। ओरोचिमारू, क्या अब तुम कृपया सस्के के शरीर की लालसा करना बंद कर सकते हो? ओरोचिमारू की आत्मसमर्पण की तुलना में नारुतो को सस्के की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण लगी। ओरोचिमारू के उठने के बाद वह अब भी हाल ही की लड़ाइयों से गहराई से अस्थिर था। नारुतो की सांस बिल्कुल भी नहीं बदली थी। यह स्पष्ट था कि नारुतो ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उसने आसानी से ओरोचिमारू को दबा दिया था। नारुतो की वर्तमान शक्ति ने ओरोचिमारू को अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस कराया कि वह कमजोर हो गया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अब सस्के को छोड़ देगा क्योंकि निंजा वर्ल्ड की हवा की दिशा पहले ही बदल चुकी थी। जहां भी नारुतो की तेज हवा चली वही उसकी सबसे अधिक रुचि बन गई। अब जब उसने ओरोचिमारू को नियंत्रित कर लिया तो नारुतो को सबसे पहले उसे उसके हाथ और सभी जुत्सु वापस दिलाने थे। उसने गांव के बाहर एक वाइट ज़ेडसु स्काउट को पकड़ लिया, फिर चुपचाप लीफ में उजुमाकिरू ईस में प्रवेश किया और डेड डीमन कंज्यूमिंग सील का मास्क ले लिया। जब सब कुछ तैयार हो गया ओरोचिमारू ने मास्क अपने चेहरे पर रखा। एक तेज हवा चली। ओरोचिमारू ने अपने हाथों से आत्माओं को मुक्त किया। 4 अन्य आत्माएं भी मुक्त हुई। नारुतो ने वाइट ज़ेडसु का मुंह खोला और ओरोचिमारू का असली रूप तुरंत उसमें प्रवेश कर गया। उसने आखिरकार उन हैंज़-इन-जुत्सु को प्राप्त कर लिया जिसका वह लंबे समय से सपना देख रहा था। इस समय नारुतो चुपचाप 4 आत्माओं को देखा और सोच में डूब गया। ये प्रीवियस होकागे की आत्माएं थी। यदि इन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो वे खुद ही प्योर लैंड लौट जाएंगी, लेकिन फिर इन्हें कबूटो जैसे दुश्मनों द्वारा समन किया जा सकता था। एडोटेंसी का उपयोग करते हुए नारुतो ने एक स्क्रोल निकाली, होकागे से माफी मांगी, कहा कि अभी मिलने का समय नहीं है और फिर 4 होकागे की आत्माओं को स्पिरिट टेक्निक से अस्थायी रूप से सील कर दिया। ओरोचिमारू नारुतो की सरल तकनीक को देखते हुए अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने नारुतो से पूछा कि उसका अगला कदम क्या है। नारुतो का अगला गंतव्य हिडन रेन विलेज था। नारुतो को रेन विलेज के प्रति विशेष भावनाएं थी। ये वही जगह थी जहां उसका सबसे सम्मानित शिक्षक मरा था और वही जगह जहां उसने कोनान से यह वादा किया था कि वह उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अपने पिछले जीवन में होकागे बनने के बाद नारुतो कोनान से किया गया वादा पूरा नहीं कर पाया। रेन विलेज ने न केवल शांति हासिल नहीं की, यह अंधकारा का ठिकाना बन गया। नारुतो ने अपने आप से कसम खाई कि इस बार वह अपने पिछले जीवन के सभी कर्ज चुका देगा। लेकिन अभी इसे कहना जल्दी था क्योंकि पेन अभी भी सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे ही नारुतो और ओरोचिमारू ने रेन विलेज में कदम रखा, नागाटो ने घुसपैठियों को महसूस किया और रेन टाइगर एट विल टेक्निक का प्रयोग किया। कोनान ने भ्रमित होकर पूछा कि क्या ये फिर से जिराया से लौटे हैं। नगाटो ने कोनान की धारणा को खारिज किया क्योंकि वहां 2 घुसपैठिए थे और उनमें से एक की चक्रा संभवतः ससे से भी अधिक मजबूत थी। उसने रेन टाइगर एट विल टेक्निक का उपयोग बंद किया और कोना से कहा कि वह पहले की तरह पेपर में बदलकर गांव की जांच करें। नारुतो ने उस आकाश की ओर देखा जहां बारिश अचानक रुक गई थी और ओरोचिमारू को सतर्क रहने की चेतावनी दी। नगाटो को निश्चित रूप से घुसपैठियों का पता चल गया था। नारुतो ने प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए 2 शैडो क्लोनस बनाए। जब सब यार हो गया, उसने एक पेपर बटरफ्लाई पकड़ा, जानबूझकर अपनी स्थिति प्रकट की। जल्दी ही कागज की चादरें इकट्ठा हो गई। पेन ने कोनान की स्थिति की जानकारी देने से पहले उसने पेन को रिपोर्ट किया कि घुसपैठिए नारुतो और ओरोचिमारू हैं। नारुतो आखिरकार पेन और अमिगाकुरे के साथ अपनी निर्णायक लड़ाई करने वाला था। उसी समय कोनान ने अपने पेपर बटरफ्लाइज के जरिए नारुतो और ओरोचिमारू को अमिगाकुरे में घुसते हुए देखा। 9 टेल्स जिचुरिकी को अपने दरवाजे पर देख नगाटो ने कोनान को पहले उन्हें रोकने के लिए कहा। तैयारियां पूरी होने के बाद वह 6 पार्ट्स ऑफ पेन को पूरी ताकत से हमला करने भेजेगा। जल्द ही कागज के टुकड़े इकट्ठा होकर नारुतो और बाकी के सामने कोनन का रूप धारण कर लेते हैं। कोनन नारुतो से पूछती है कि वह बार बार क्यों आया है और उसका उद्देश्य क्या है। नारुतो मुस्कुराता है और कहता है कि वह यहां अपने वरिष्ठ से किया वादा पूरा करने आया है। ये सुनकर कोनान समझ जाती है कि उनके सामने मुश्किल खड़ी है। कोनान तुरंत अपने पीछे से कागज के हमले करती है। नारुतो ना तो बचता है और ना ही घबराता है। वह अपने हाथ में एक विशाल रसेंगन बनाकर ढाल की तरह आगे रखता है। कागज को रोकते हुए वह रसेंगन को लगातार आगे धकेलता है। नारुतो को पास आता देखकर कोनान का शरीर अचानक अनगिनत कागज की चादरों में बदल जाता है जो तेजी से नारुतो की ओर उड़ती है। नारुतो सतर्क रहता है और देखता है कि कई कागज पर एक्सप्लोसिव टैग्स लगे हैं। कोनन के इशारे पर वे टैग नारुतो के बिल्कुल पास फटते हैं। लेकिन नारुतो के पास एन फ्लाइंग थंडर गॉड है, इसलिए ऐसा हमला उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। धमाका थमने पर धुएं में नारुतो का कोई निशान नहीं मिलता। कोनाल चौंक जाती है। अचानक नारुतो की आवाज उसके पीछे से आती है। वह कोनन की तकनीक की तारीफ करता है।
और कहता है कि यह अब भी उतनी ही निपुण है। जैसे ही नारुतो का हाथ कोनन की गर्दन पर वार करने वाला होता है, एक काला रड अचानक पीछे से नारुतो के सिर पर हमला करता है। नारुतो तुरंत पलटकर उस ब्लैक रड को पकड़ लेता है। जिराया की घटना के बाद दोनों पुराने साथी आखिरकार आमने सामने थे। पेन कोनान को पीछे हटने का आदेश देता है और ऑलमाइटी पुश का इस्तेमाल करता है। एक प्रबल प्रतिकर्षण बल आता है, लेकिन नारुतो बल पहुंचने से पहले ही फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। वह सीधे मुद्दे पर आता है और देवापात से कहता है कि उसे नगाटो के असली शरीर तक ले चले। ये सुनकर देवापात थोड़ा हैरान होता है। जैसा उसने सोचा था, जिराया सबसे पहले ही पेन का रहस्य जान चुका था। इस पल पेन खुद को भगवान कहता है और स्वाभाविक रूप से नारुतो की मांग ठुकरा देता है। नारुतो सामने खड़े 6 पेन को ध्यान से देखता है। ये वही है जिन्हें उसने कोनोहा की लड़ाई में हराया था। उसे उनके सारे कौशल याद थे। अचानक एनिमल पाथ ने एक समनिंग बीस्ट बुलाकर नारुतो पर हमला कराया। नारुतो उछलकर एक विशाल रसिंगान से उस बीस्ट को हरा देता है, लेकिन तभी उसका शरीर हवा में अटक जाता है। पेन का अदृश्य को मिलियन अपनी जीभ से नारुतो को कसकर लपेट लेता है। अगले ही पल ऑलमाइटी पुश से तेजी से बड़ा हुआ ब्लैकर्ड नारुतो के चेहरे पर हमला करता है। नारुतो को मजबूरन फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेन नारुतो के मुंह में पकड़े कुनाई को देख सोच में पड़ जाता है। तो यही है फोर्थ होकागे की फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पिछले वार से बच गया। ओरोचिमारू ऊपर से देख रहा था और तारीफ में जीभ दबाकर बोला, जिराया के सारे शिष्य वाकई शानदार हैं। पेन ने हाथ उठाकर यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल किया। नारुतो को अपनी ओर खींचते हुए एक शूरापात जानलेवा वॉर करने बढ़ता है। नारुतो तुरंत हैंड साइंस बनाता है और पोल का इस्तेमाल करते हुए एक ग्रेट फ्लेम बुलेट छोड़ता है। पोल की शक्ति से आग का गोला तेजी से विशाल हो जाता है, लेकिन देवापात बिना डरे यूनिवर्सल पुल को जारी रखते हुए दूसरे हाथ से एक बैरियर खड़ा कर देता है और लपटों को रोक लेता है। नारुतो पास खींचा जाता है और जैसे ही असुरापात उसे भेदने वाला होता है, नारुतो फिर से फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग करके बच निकलता है। लेकिन देवापात पहले से ही यह सोचकर तैयार था कि नारुतो बचने के लिए फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए नारुतो ने पहली बार जब फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग किया तो देवापात ने रेनेगन की शेयर्ड विशन से भी कुनाई की जगह याद कर ली थी। नारुतो जैसे ही दोबारा प्रकट होता है, एक और ऑलमाइटी पुश से तेज किया गया ब्लैक रोड उस पर हमला करता है। नारुतो चौंक जाता है, लेकिन सेज मोड की संवेदनशीलता से वह किसी तरह उस वॉर से बच निकलता है। इस आदान प्रदान के बाद नारुतो सोचने पर मजबूर होता है, ये पेन तो उन पेन से कहीं ज्यादा ताकतवर है जिनसे मैंने पिछले जीवन में लड़ा था। बेशक, क्योंकि पिछले जीवन में जब नारुतो ने पेन से लड़ाई की थी, तब पेन पहले ही कोनोहा को नष्ट करने के बाद घायल था। देवापात नारुतो से कहता है कि शहबनाम 1 की लड़ाई को नीच ना कहे। नारुतो मुस्कुराता है और जवाब देता है कि वह अब वो नारुतो नहीं रहा जो बस सेज मोड सीखने के बाद पहली बार लड़ाई में उतरा था। नारुतो 36 शैडो क्लोनस बनाता है और पेन को चारों ओर से घेर लेता है। फिर मजाक में पेन से कहता है, अब तुम भी तो 6 बनाम 1 लड़ रहे हो। आखिरकार मेरा प्रतिद्वंदी भगवान है। नारुतो के सारे शैडो क्लोनस सेज मोड में होते हैं। देवापात को छोड़कर बाकी पेन फ्रॉग कटा के वार सहन नहीं कर पाते। जल्द ही मैदान पर सिर्फ देवापात बचता है। नारुतो के बाकी क्लोन एक साथ हमला करते हैं। संकट के समय देवापात ऑलमाइटी पुश से सारे क्लोन उड़ा देता है, लेकिन तभी एक फ्लाइंग थंडर गॉड कुनायक उसके सामने गिरता है। अगले ही पल नारुतो खुद रसेंगन लिए टेलीपोर्ट होता है और उसे देवापात के सीने में दे मारता है। नारुतो ने सभी 6 पेन को हरा दिया। उसने देवापात के शरीर में मौजूद ब्लैक रोड का उपयोग करके नगाटो का ठिकाना ढूंढ लिया। इस तरह एक जीवन बाद आखिरकार भविष्यवाणी के 2 बच्चे फिर से आमने सामने आ ही गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, पार्ट 5 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।